नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान एवं भारत की राज व्यवस्था के संबंध में, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 35 MCQs के संबंध में, जिसमें हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर भारत का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में देखें तो भारतीय संविधान आंशिक कठोर और आंशिक लचीला संविधान है। इसका तात्पर्य दोस्तों यह है कि भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से कठोर है ना ही पूर्ण रूप से लचीला, उसमें दोनों का मिश्रण है। इसके अलावा भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य है, भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य भी है। इससे संबंधित अर्थ से जुड़े आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, सभी का एक एक करके हम आगे अर्थ भी जानने का प्रयास करेंगे। भारत में शासन प्रणाली कैसी है? तो संसदीय शासन प्रणाली है, मौलिक अधिकारों का समावेश है भारतीय संविधान में, और भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि सबसे ऊपर संविधान है। और भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, भारत में 3 प्रकार की यानी कि त्रिस्तरीय सरकार है, संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का मिश्रण है, और भारत में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी की गई है और भारत एक समाजवादी राज्य भी है। इसके अलावा विधि का शासन है भारत में, अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश भी है भारतीय संविधान में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आर, उपयुक्त सभी विशेषताएं भारतीय संविधान की हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के आंशिक कठोर और आंशिक लचीले होने का क्या तात्पर्य है। तो अभी हमने ब्रीफ में समझने का प्रयास किया कि भारत की कौन कौन सी संविधान की विशेषताएं थी। अब आइए उनको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत में आंशिक कठोर और आंशिक लचीले होने का संविधान का क्या अर्थ है? तो इसमें संविधान में होने वाले परिवर्तन से या संशोधन से होता है, यानी कि संविधान कठोर है या लचीला, इससे हमें क्या तात्पर्य होता है कि उसमें होने वाले परिवर्तन या संशोधन से। यदि परिवर्तन या संशोधन आसानी से हो जाते हैं तो वो आम रूप से लचीला माना जाता है, और यदि यही परिवर्तन और संशोधन कठिनाइयों से होते हैं तो संविधान कठोर माना जाता है। तो भारतीय संविधान आंशिक कठोर भी है और आंशिक लचीला, यानी कि दोनों का इसमें मिश्रण है। जैसे कि भारतीय संविधान में साधारण कानून या विधेयक संसद के समान बहुमत से बन जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय आंशिक रूप से लचीला है। और यदि विशेष कानूनों की बात की जाए तो विशेष कानून या विधेयक संसद के बहुमत के साथ साथ राज्य की स्वीकृति भी इसमें ज़रूरी होती है, तो ये कठिनाइयों से पारित होते हैं, इस कारण ये आंशिक कठोर भी माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन इसके सही होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य होने से क्या तात्पर्य है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न है, यानी कि वो अपने आप में संप्रभु है, यानी कि भारत अपनी आंतरिक या बाह्य यानी कि कहें तो विदेशिक नीतियों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। भारत पर किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं है, यानी कि किसी प्रकार का किसी देश पर बाह्य नियंत्रण नहीं होता है, तो वो एक तरह से संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य होता है। अर्थात भारत बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त है, उस पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों कथन सही होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली। ये किस देश से ली गई है? तो इंग्लैंड के वेस्ट मॉडल पर ये आधारित है कि केंद्रीय कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जनता में निहित होती है या जनता द्वारा चुनी गई सरकार यानी कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जैसे कि केंद्र की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति वर्तमान में प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में निहित है। और भारत में जो संसद है उसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में सभी कथन सही हैं।
7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संसदीय शासन प्रणाली में किस पर नियंत्रण होता है? विधायिका पर, कार्यपालिका पर, या फिर दोनों पर, या फिर न्यायपालिका पर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पर। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली पर न्यायपालिका को छोड़कर विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय शासन प्रणाली के अन्य नाम क्या हैं? तो वेस्टमिंस्टर और उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, और मंत्रिमंडलीय सरकार भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन इसके सही हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो भारत और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक पुल्लोकन या न्यायिक समीक्षा का। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के अकॉर्डिंग यदि कोई संसद कानून बनाती है तो उसकी समीक्षा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। यही नियम न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुल्लोकन कहलाता है सुप्रीम कोर्ट का। जबकि ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली में न्यायिक पुल्लोकन या न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकती है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद, केंद्र स्तर पर भी कार्यपालिका होती है और राज्य स्तर पर भी कार्यपालिका होती है। तो भारत में यानी कि केंद्र स्तर पर जो समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में। विधायिका और कार्यपालिका में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो विधायिका यानी कि विधि का जो निर्माण करे वो विधायिका है। केंद्र स्तर पर भी विधायिका होती है, राज्य स्तर पर भी विधायिका होती है। केंद्र स्तर पर संसद होती है और राज्य स्तर पर विधान मंडल होता है। तो यहाँ पर समस्त कार्यपालिका केंद्र की किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। जबकि राज्य स्तर पर जो समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की विशेषता विधि का शासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विधि का शासन यानी कि विधि या कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे। इसके अलावा राज्य के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होंगे। राज्य में जितने प्रकार की निकाय या अंग हैं या अधिकारी यानी कि प्राधिकारी विधि द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे, यानी कि नियमित होंगे, और विधि द्वारा ही कंट्रोल होंगे। कानून द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा वे नियंत्रित रहेंगे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों कथन सही हैं विधि के शासन के संबंध में। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पंथ निरपेक्ष राज्य होने से क्या तात्पर्य है? तो भारत का पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने से तात्पर्य यह है कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन इससे यह तात्पर्य यह नहीं है कि भारत एक धर्म विरोधी राज्य होगा, बल्कि भारत में रहने वाले लोगों का धर्म होगा और लोगों के सभी धर्मों का भारत समान रूप से सम्मान करेगा। तो यह तात्पर्य है पंथ निरपेक्ष राज्य होने से। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों कथन सही होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मौलिक अधिकारों के संबंध में देखें तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को। ये संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं। तो मौलिक अधिकारों का जिक्र हमें या उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भाग 3 में। और किस अनुच्छेद में? तो 12 से लेकर 35 के मध्य इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। मौलिक या मूल अधिकार विधायिका और कार्यपालिका की असीमित शक्ति को मर्यादित करते हैं। यानी कि विधायिका और कार्यपालिका की असीमित शक्ति को कौन कंट्रोल करते हैं, कौन मर्यादित करते हैं? तो मौलिक अधिकार। ये वे मूल अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, उपयुक्त सभी कथन मौलिक अधिकारों के संबंध में सही हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के नीति निश्चित तत्वों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राज्य के नीति निश्चित तत्व हो या मौलिक अधिकार हो, इनकी विशेषताओं के संबंध में यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत इसे हम सिर्फ अभी संक्षेप में जानने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में इसे अलग अलग वीडियो में हम डीपली भी जानने का प्रयास करेंगे।
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कुछ ऐसे निर्देशक तत्व हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि राज्य के नीति तत्व जो दिए गए हैं उनका वो पालन करें, लेकिन इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि राज्य सरकार इनका पालन नहीं कर सकती है तो आप इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना होता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से भी ऊपर हैं। यानी कि 42वें संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों से भी ऊपर बताया है। ये आयरलैंड देश से लिए गए हैं, जबकि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। इन्हें किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है और मूल अधिकारों को भाग 3 में। किस अनुच्छेद में? तो 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों को रखा गया था और 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो संविधान की आत्मा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेमलिन ऑस्टिन ने। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की विशेषता मूल कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। यानी कि ये मूल संविधान में निहित नहीं थे, इन्हें 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किस भाग में? तो भाग 4 के का में या फिर भाग 4 के ए में इसे रखा गया है और अनुच्छेद 51 के ए में भी इन्हें रखा गया है। तो भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया था अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और इसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया 36 से लेकर 51 तक, और इसके बाद आया मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों को 51 के का के अंतर्गत अनुच्छेद में रखा गया और भाग 4 के ए में रखा गया, और ये रूस से लिए गए थे, और मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए थे, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन मूल कर्तव्यों के संबंध में सही होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या तात्पर्य है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। अब वयस्क नागरिक की कोई न्यूनतम आयु होती होगी जब वो वयस्क नागरिक बन जाता होगा। तो प्रारंभ में ये आयु थी 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष को वयस्क नागरिक माना जाता था, उसे वोट देने का अधिकार था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत वयस्क नागरिक की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई है, जो वर्तमान में भी प्रभावी है। तो वर्तमान में वयस्क नागरिक की उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद वो वयस्क नागरिक बन जाता है, जिसे मत देने का अधिकार है। यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है। तो यहाँ पर एक संशोधन भी याद रखना है कि किस संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है वयस्क नागरिक की उम्र। तो 61वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी कथन सही होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि त्रिस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक है। किस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत में त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर पर सरकार है। तो भारत में 3 स्तर पर सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो इसका मतलब है त्रिस्तरीय सरकार। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों कथन सही होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था में समन्वय से क्या तात्पर्य है? तो भारत में संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का समन्वय है, यानी कि दोनों का मिश्रण है। अब संघात्मक व्यवस्था क्या होती है और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है? ये केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से निर्धारित होता है। यदि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है तो वो राज्य संघात्मक माना जाता है, जैसे कि भारत और अमेरिका है। जबकि एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र के पास एकाधिकार होता है, राज्य के पास शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो भारत ना तो पूरी तरह से संघात्मक है, ना ही पूरी तरह से एकात्मक। भारत में दोनों का समन्वय है। भारत केंद्र और राज्य शक्तियों के बंटवारे के कारण संघात्मक रूप रखता है,
जबकि कुछ मामलों में केंद्र के पास शक्तियों का एकाधिकार होने के नाते भारत एक एकात्मक रूप भी रखता है। तो भारत में दोनों का समन्वय है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की विशेषता में से एक आपातकालीन उपबंध के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के तहत आपातकालीन उपबंध 3 प्रकार के भारत में लगाए जा सकते हैं। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था है, जैसे कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी भारत में प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है, और राष्ट्रपति शासन लगभग 120 बार लग चुका है। और कौन लागू करता है इसे, तो राष्ट्रपति तीनों ही आपातकाल की घोषणा करता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, उपयुक्त सभी कथन इसके सही होंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से 2 अनुच्छेद हैं जिन्हें राष्ट्रपति निरस्त नहीं कर सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को वो निरस्त नहीं कर सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, यानी कि भारत का किस नाम से उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया डैट इज भारत, यानी कि इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान एक परिसंघीय संविधान है या किससे निर्धारित होता है। तो भारतीय संविधान एक परिसंघीय या संघीय या एकात्मक, ये किससे निर्धारित होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यह केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा होता है उससे निर्धारित होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद यानी कि किस केस में भारतीय संविधान को परिसंघीय बताया है। तो भारतीय संविधान एक परिसंघीय संविधान है। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये निर्णय लिया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में, SR बोमाई बनाम भारत संघवाद 1994 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को परिसंघीय बताया है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनके प्रांतों की स्वायत्तता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघीय संविधान है। यह कथन किसका है, तो ये कथन कहा था ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर जी ने। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, निम्न कथन किसका है। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर डी, आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है। तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है ऑप्शन नंबर ए, KC ह्यूवन ने। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है ना ही शुद्ध रूप से एकात्मक, बल्कि यह दोनों का संयोजन है। ये कथन किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन कहा था DD बसु यानी कि दुर्गादास बसु जी ने। इनके अनुसार भारतीय संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है ना ही शुद्ध रूप से एकात्मक, बल्कि दोनों का मिश्रण है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, KC ह्यूवन ने। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, निम्न कथन किसका है। तो ये कथन कहा था ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर जी ने। तो BR अम्बेडकर जी के अनुसार भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यानी कि संघात्मक रूप से पूरी तरह से नहीं दिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग राजनीतिक सत्ता का प्रमुख होता है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है।
तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका का। यहाँ पर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किसका है, वो होता भारत का। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिकी संविधान की विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अमेरिकी संविधान के संबंध में देखें तो ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो विश्व का पहली बार लिखा गया संविधान लिखित रूप से संविधान किसका है, तो अमेरिका का। और यह विश्व का सबसे कठोर संविधान भी है। तो विश्व का सबसे कठोर संविधान किसका है, सबसे पहली बार लिखा गया या प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का, और सबसे कठोर संविधान भी अमेरिका का है, क्योंकि इसमें परिवर्तन या संशोधन बहुत कठिनाइयों से होते हैं, बहुत रेयर केस में होते हैं। अभी तक केवल इसमें 27 बार संशोधन हुए हैं, जबकि भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय संविधान में अभी तक 105 बार संशोधन हो चुके हैं। यह विश्व का सबसे कठोर संविधान होने के साथ साथ विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है, क्योंकि इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। तो अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेदों की संख्या है, 7। भारत की बात करें तो मूल रूप से हैं 395, और संख्यात्मक रूप से देखें यानी कि ABCD करके देखें तो इनकी संख्या है लगभग 465। तो इस प्रकार अमेरिका का संविधान प्रथम लिखित संविधान, सबसे कठोर संविधान और सबसे छोटा संविधान है। संशोधन कितने हुए हैं अभी तक, 27 बार। कितने अनुच्छेद हैं, तो मात्र 7। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त सभी कथन अमेरिकी संविधान के संबंध में सही हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के संविधानों की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो विश्व के कई संविधान हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषता है, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किसका है, तो ब्रिटेन का। और विश्व का सबसे लचीला संविधान भी ब्रिटेन का है, क्योंकि इसमें आसानी से परिवर्तन या संशोधन हो सकते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित और मिश्रित संविधान किसका है, तो भारत का। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, और सबसे लचीला ब्रिटेन का संविधान है। इसके अलावा विश्व का सबसे पहला संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान और विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है। और सबसे लचीले की बात करें तो अमेरिका का, ब्रिटेन का है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त सभी कथन सही होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। We do it now. We do